हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 9th की। तो फ्रेंड्स, आज हम लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है जनसंख्या। तो आज हम जनसंख्या के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। क्या आप मानव रहित विश्व की कल्पना कर सकते हैं? संसाधनों का उपयोग एवं सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कौन करता है? समा करता है। समाज एवं अर्थव्यवस्था के विकास में मानव का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मानव संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग तो करता ही है, वे स्वयं भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन भी होते हैं। कोयला तब तक चट्टान का एक टुकड़ा था जब तक कि मानव ने उसे प्राप्त करने की तकनीक का आविष्कार करके उसे एक संसाधन नहीं बनाया। यानी कोयला जो है वह एक पत्थर का टुकड़े टाइप का था, तब तक था जब तक कि इंसानों ने उसे एक संसाधन नहीं बनाया, उसे उपयोग में नहीं लाया। तो जो इंसान है वह भी एक इम्पोर्टेंट गुणों वाला संसाधन माना जाता है। नहीं बनाए। प्राकृतिक घटनाएँ जैसे बाढ़ एवं सुनामी जब किसी घनी आबादी वाले गाँव या शहर को प्रभावित करते हैं, तभी वो आपदा बनते हैं। यानी आपदा तब बनता है जब ये किसी घनी आबादी गाँव शहर को प्रभावित करते हैं, यानी नुकसान करते हैं, जान-माल की हानि करते हैं, तभी हम उसे आपदा कहते हैं। इसलिए सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या एक आधारी तत्व है। यह एक संदर्भ बिंदु है जिससे दूसरे तत्वों का अवलोकन किया जाता है तथा उसके अर्थ एवं महत्व ज्ञात किए जाते हैं। संसाधन, आपदा एवं विनाश का अर्थ केवल मानव के लिए ही महत्वपूर्ण है। उसकी संख्या, वितरण, वृद्धि एवं विशेषताएं, गुण पर्यावरण के सभी स्वरूपों को समझने तथा उनकी विवेचना करने के लिए मूल पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपभोग करता है। इसलिए यह जानना आवश्यक है कि एक देश में कितने लोग निवास करते हैं, वे कहाँ और कैसे रहते हैं। उनकी संख्याओं में वृद्धि क्यों हो रही है तथा उनकी कौन-कौन सी विशेषताएं भारतीय जनगणना हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी हमें प्रदान करती है। आगे देखते हैं जनसंख्या का आकार एवं वितरण। जनसंख्या का आकार एवं वितरण। भारत की जनसंख्या का आकार एवं संख्या के आधार पर वितरण। मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या 12,106 लाख थी, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% थी। यह 12.1 करोड़ लोग भारत के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में आसमान के रूप में वितरित हुए हैं। यह जो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, यह विश्व के स्थलीय भूभाग का 2.4% है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सभी अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां की कुल आबादी 1990 लाख है। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा निवास करता है। दूसरी ओर हिमालय क्षेत्र के राज्य सिक्किम की आबादी केवल 6 लाख ही है। लक्षद्वीप में केवल 64,429 लोग ही निवास करते हैं। लक्षद्वीप में भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है। जो भारत की लगभग आधी आबादी है सिर्फ 5 राज्यों में निवास करती है, यानी सबसे ज़्यादा जो लोग रहते हैं उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र में, तीसरे नंबर पे बिहार, फिर चौथा बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश में। आइए दृष्टि से देखते हैं।
क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी आबादी भारत की कुल कुल जनसंख्या का केवल 5.5% है। यहाँ पे देखिए चित्र दिया गया है। शेष विश्व 97.6%, जिसमें भारत है 2.4%, भारत का हिस्सा जितना है। यहाँ पे जनसंख्या है शेष विश्व जैसे 82.5% है, जिसमें भारत का प्रतिशत जो है वो 17.5% है। अब जनसंख्या के आधार पर भारत की जनसंख्या वितरण, सॉरी, घनत्व के आधार पर, घनत्व के आधार पर भारत की जनसंख्या वितरण। जनसंख्या घनत्व अस, जनसंख्या घनत्व असमान वितरण का बेहतर चित्र प्रस्तुत करता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत विश्व की घनी आबादी वाले देशों में से एक है। क्या आप जानते हैं केवल बांग्लादेश तथा जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। जो बांग्लादेश तथा जापान का जनसंख्या घनत्व है वह भारत से अधिक है। बांग्लादेश एवं जापान का जनसंख्या घनत्व ज्ञात कीजिए, ये आप हमें कमेंट में बताइए। इस प्रश्न का उत्तर 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 382 प्रति वर्ग किलोमीटर था, जहां बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में यह 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। चित्र संख्या 6.3 में राज्य स्तरीय जनसंख्या घनत्व के असमान वितरण को दर्शाता है। यहाँ पे देखते हैं। ये है जनसंख्या वितरण। महाराष्ट्र 9%, उत्तर प्रदेश 16%, बिहार 9%, पश्चिम बंगाल 8%, आंध्र प्रदेश 7%, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान 6%, कर्नाटक 5%, गुजरात 5%, झारखंड, असम, झारखंड, केरल, उड़ीसा सब 3%, पंजाब 2%, हरियाणा हरियाणा छत्तीसगढ़ 2%। अब यहाँ पे देखते हैं कि दिल्ली, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड 1-1% है सब। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 2%। तो यहाँ पे इस आधार से जनसंख्या वितरण को दिखाया गया है। अब यहाँ भारत की जनगणना 2011 जनसंख्या घनत्व। यहाँ पे जो डार्क ग्रीन है वहां पर जो व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है 250 से कम, यानी 250 से कम। तो देखते हैं कि कितने राज्यों में 250 से कम व्यक्ति रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। तो यहाँ पे हो गया छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तीनों इधर हो गया। फिर मेघालय। यहाँ पे 250 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, सॉरी, प्रति किलोमीटर रहते हैं। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे है कि यहाँ 250 से 500 इस क्षेत्र में जो व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रह रहे हैं, 251 से लेके 500, जो लाइट ग्रीन। चलिए देखते हैं। यहाँ पे असम, त्रिपुरा, उसके बाद गुजरात, दादर नगर हवेली, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड।
इन सब क्षेत्रों में 250 से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। अब आगे देखते हैं, 500 से 750। जैसे यहाँ पे 3 राज्य हैं, ऐसे पंजाब हो गया, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु। यहाँ पे जो लोग हैं 500 से 750 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। अब आगे देखते हैं, 700 से 1000, 750 से 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पे देखते हैं कितने राज्यों में, केरल और उत्तर प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, सॉरी, सिर्फ केरल और उत्तर प्रदेश। यहाँ पे 750 से लेकर के 1000 तक के 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। अब देखते हैं कि 1001 से अधिक, यानी 1000 से अधिक लोग कितने राज्यों में रहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, इन सभी क्षेत्रों में 1000 से अधिक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है कि 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के नाम बताइए। तो देखा हमने छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सब ऐसे हैं जहाँ पे 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या घनत्व है। चलिए अब आगे देखते हैं। पर्वतीय क्षेत्र तथा प्रतिकूल जलवायुवी अवस्थाएं इन क्षेत्रों की विरल जनसंख्या के लिए उत्तरदायी हैं। किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 250 प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है और क्यों है? तो ये आप हमें बताएंगे इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? असम एवं अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व मध्यम है। पहाड़ी, कटे छठे एवं पथरीले भूभाग, मध्यम से कम वर्षा, छिछली एवं कम उपजाऊ मिट्टी इन राज्यों के जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। यानी ये सब चीजें जो दशाएं हैं, यह जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती हैं। उत्तरी मैदानी भाग एवं दक्षिण में केरल का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ समतल मैदान एवं उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है तथा पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। उत्तरी मैदान के अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 राज्यों के नाम बताइए। इसका भी आंसर आप हमें देंगे। और उस पे जितने आंसर देंगे उतना नीचे लिख दीजिएगा कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। जनसंख्या एक परिवर्तन जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। आबादी की आबादी की संख्या, वितरण एवं संगठन में लगातार परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन 3 प्रक्रियाओं, जन्म, मृत्यु एवं प्रवास के आपसी संयोग के प्रभाव के कारण होता है। जनसंख्या वृद्धि क्या होती है? वृद्धि का अर्थ है कि किसी विशेष समय अंतराल में 10 वर्षों के 10 वर्षों के भीतर किसी देश या राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। इस प्रकार के परिवर्तन को 2 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला सापेक्ष वृद्धि, दूसरा प्रति वर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन द्वारा। प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बढ़ी जनसंख्या कुल जनसंख्या में वृद्धि का परिमाण है। पहले की जनसंख्या जैसे 2001 की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या जैसे 2011 की जनसंख्या से घटाकर इसे प्राप्त किया जाता है। इसे निरपेक्ष वृद्धि कहा जाता है। जनसंख्या की वृद्धि का दर दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अध्ययन प्रति वर्ष प्रतिशत में किया जाता है। जैसे प्रति वर्ष 2% की वृद्धि दर का अर्थ है कि दिए हुए किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि। इसे वार्षिक वृद्धि दर कहा जाता है। भारत की आबादी 1991 में 3,610 लाख से बढ़कर 2011 में 12,100 लाख हो गई है। यहाँ पे इस प्रकार से दिया गया है 2011 तक का। यहाँ पे जो प्रतिशत है 2011 का 1.
64 है। उसके बाद जनसंख्या यहाँ पे दी गई है। तो इस टाइम आपको पूरा नहीं देखना है, बस 2011 का देख लीजिएगा क्योंकि यही अभी तक यहीं तक जनगणना हुई है, अभी न्यू जनगणना नहीं हुई है। तो इससे क्वेश्चन पूछे जाएँगे क्योंकि 2011 का जो जनगणना से रिलेटेड डेटा है, वो आपके माइंड में फिट होना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए कि जो जनसंख्या है ये कितनी तेज़ी से बढ़ी है, सीधा ग्राफ ऊपर गया है और अभी भी बढ़ रही है। इस टाइम भारत जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर आ गया है, पहले चीन था, अब पहले नंबर पर है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं कि सारणी 6.1 एवं 6.4 एवं 6.4 दर्शाते हैं कि 1951 से 1981 तक जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर नियमित रूप से बढ़ रही थी। ये जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की व्याख्या करता है, जो 1951 में 3,610 लाख से 1981 में 6,830 लाख हो गई, दुगनी। सारणी 6 ज्ञात कीजिए। सारणी 6.1 से पता चलता है कि वृद्धि दर में कमी के बावजूद प्रत्येक दशक लोगों की संख्या नियमित रूप से वृद्धि हो रही है, ऐसा क्यों? यहाँ पे पूछा गया है कारण। किंतु वृद्धि क्योंकि 1981 से वृद्धि दर धीरे-धीरे कम होने लगी है। इस दौरान जन्म दर में तेजी से कमी आई है, फिर भी केवल 1990 में कुल जनसंख्या में 1820 लाख की वृद्धि हुई थी। इतनी बड़ी वार्षिक वृद्धि इससे पहले कभी नहीं हुई थी। इस पर ध्यान देना आवश्यक है कि भारत की आबादी बहुत अधिक है। जब विशाल जनसंख्या में कम वार्षिक दर दर लगाया जाता है, तब इसमें सापेक्ष वृद्धि बहुत अधिक होती है। जब 10 करोड़ जनसंख्या के न्यूनतम दर से वृद्धि होती है, तब भी जुड़ने वाले लोगों की जनसंख्या बहुत अधिक होती है। भारत की वर्तमान जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि संसाधनों एवं पर्यावरण के संरक्षण को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है। इतनी अधिक जनसंख्या बढ़ी है, इस कारण से यह बात कही गई है कि वृद्धि दर में कमी जन्म दर नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सफलता को प्रदर्शित करता है। इसके बावजूद जनसंख्या में की तीव्र वृद्धि जारी है। 2045 तक भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व के अधिक आबादी वाला देश बन सकता है। ये डेटा भी गलत साबित हो गया क्योंकि अभी 2023-24 में ही भारत चीन को पीछे छोड़ दिया। इस टाइम पहले नंबर पर है भारत जनसंख्या के मामले में। जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन की प्रक्रिया। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की 3 मुख्य प्रक्रियाएं हैं: जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है, उसे जन्म दर कहते हैं। यानी 1000 व्यक्तियों का जीवित बच्चों की संख्या, जीवित बच्चों की संख्या जिसे हम जन्म दर कहते हैं। यह वृद्धि का एक प्रमुख घटक है क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहा है। जन्म दर भारत में हमेशा मृत्यु दर से अधिक रहा है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। यानी 1000 व्यक्तियों में प्रति वर्ष, जैसे 1000 व्यक्तियों पर मरने वाली संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। मृत्यु दर में तेजी से गिरावट भारत की जनसंख्या में वृद्धि की दर का मुख्य कारण है। 1980 तक उच्च जन्म दर एवं मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर एवं मृत्यु दर में काफी बड़ा अंतर आ गया है।
एवं इसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो गई है। 1981 से धीरे-धीरे जन्म दर में भी गिरावट आनी शुरू हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में भी गिरावट आई है। इस प्रकार के चलन का क्या कारण है? जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक है प्रवास। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। प्रवास आंतरिक देश के भीतर या अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच हो सकता है। आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता है, लेकिन यह देश के भीतर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। जनसंख्या वितरण एवं उसके घटकों को परिवर्तित करने में प्रयास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में पुश कारक प्रभावी होते हैं अपकर्षण कारक प्रभावी होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एवं बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्थाएं हैं, एवं नगर का अभिकर्षण का प्रभाव रोजगार वृद्धि एवं अच्छे जीवन स्तर को दर्शाता है। नगर प्रवाह जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि उम्र और लिंग के दृष्टिकोण से नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की इस संरचना को भी परिवर्तित करता है। भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों तथा नगरों की जनसंख्या में नियमित वृद्धि हुई है। 1951 में कुल जनसंख्या की 17.29% नगरीय जनसंख्या की थी। 2011 में बढ़कर 31.80% हो गई। एक दशक 2001 से 2011 के भीतर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 35 से बढ़कर 53 हो गई है। किशोर जनसंख्या किशोर जनसंख्या भारत की जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है इसकी किशोर जनसंख्या का आकार। यह भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है। किशोर प्रायः 10 से 19 वर्ष की आयु के वर्ग के होते हैं। भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन है। किशोरों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकताएं बच्चों तथा वयस्कों से अधिक होती है। कुपोषण से इनका स्वास्थ्य खराब एवं विकास अवरोधित हो सकता है। परंतु भारत में किशोरों को प्राप्त भोजन में पोषक तत्व अपर्याप्त होते हैं। बहुत सी किशोर बालिकाएं बालिकाएं रक्तहीनता से पीड़ित रहती हैं। विकास की प्रक्रिया में उनकी समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। किशोर बालिकाओं को अपनी समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। शिक्षा के प्रसार तथा इनमें सुधार के द्वारा उनमें इन समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। जैसे शिक्षा के प्रसार के माध्यम से और सुधार के माध्यम से जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। अब देखते हैं राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति परिवारों के आकार को सीमित रखकर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुधारा जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम आरंभ किया। परिवार कल्याण कार्यक्रम जिम्मेदार तथा सुनियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कई वर्षों के नियोजित प्रयासों का परिणाम है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने, शिशु मृत्यु दर के प्रति 1000 से 30 से कम करने वाले व्यापक स्तर पर टीकारोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाने, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करता है। जनसंख्या नीति 2000। तो यहाँ अभ्यास प्रश्न दिया गया है, इसको हम देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास प्रवास
आबादी की संख्या, वितरण एवं संरचना में परिवर्तन लाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग, प्रस्थान एवं आगमन दोनों क्षेत्रों में। दूसरा है कि जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात है, निम्नलिखित में से यह किसका परिणाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उच्च जन्म दर। तीसरा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा एक जनसंख्या वृद्धि का परिमाण दर्शाता है? तो यहाँ पे हो जाएगी कि जनसंख्या वृद्धि, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जनसंख्या की वृद्धि दर। चौथा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति वह है। इसका सही उत्तर हो जाएगा घ, जो पढ़ना, लिखना एवं अंकगणित तीनों जानता हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं एक नए सिरे से क्लास 10th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में। तो अच्छे से उसको पढ़ेंगे, पहले चैप्टर से शुरू करेंगे और धीरे-धीरे करके आपको सारी एनसीईआरटी ज्योग्राफी की कंप्लीट हो जाएगी। अभी तक 4 एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है और इसका प्लेलिस्ट भी बन गया है। तो आपको पढ़ना है तो वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं एक नए सिरे से क्लास 10th की एनसीईआरटी में। थैंक यू सो मच।